वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज जो है एम्फाइसीमा। इससे पहले की जो वीडियो उसमें मैं ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मेरी पहली वाली वीडियो जो है आप उसको चेकआउट कीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एम्फाइसीमा जो है आज का हमारा टॉपिक, उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एम्फाइसीमा होता है इसका मीनिंग ग्रीक में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है ज्यादा। ओके, तो जो एम्फाइसीमा है ये एक हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जिसके अंदर इन्फ्लेशन हो जाता है। किसका? जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका और एल्वियोलर सैक का। आने वाली हूँ कि एम्फाइसीमा जो होती है वो किस वजह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोज कैसे करेंगे, इसके क्योर एंड प्रिवेंशन, आज सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को जो एम्फाइसीमा है इसकी डेफिनेशन बताती हूँ तो इससे आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। तो एम्फाइसीमा जो है एक लॉन्ग टर्म डिजीज है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को अचानक से हो जाती है, ये लंबे टाइम से चली आ रही होती है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। दूसरा है प्रोग्रेसिव। इसका मतलब क्या है, पहले ये थोड़ी होती है, उसके बाद में ये मॉडरेट अपना रूप लेती है, उसके बाद में सीवियर होती है, उसके बाद में बहुत ज्यादा सीवियर, तो ये प्रोग्रेसिव हो गई डिजीज। इरिवर्सिबल डिजीज ऑफ लंग्स, इसका मतलब क्या है कि रोकथाम कर सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो सकती। ओके, तो इसका पूरा मीनिंग क्या निकला कि जो एम्फाइसीमा है इसका मीनिंग इन्फ्लेशन होता है और ये क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, प्रोग्रेसिव होती है और इरिवर्सिबल डिजीज होती है लंग की। ठीक है, ये क्या है, लंग का डिसऑर्डर है जिसको हम रेस्पिरेटरी डिजीज से बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, एम्फाइसीमा इज एन इन्फ्लेशन। मैंने आप लोगों को बता दिया, इन्फ्लेशन है किसका, एब्नॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द एल्वियोलर सैक और ब्रोंक्यूल्स। जो आप लोग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उससे फैमिलियर हो चुके हैं, ये मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। तो जो ट्रैकिया दोनों लंग्स के अंदर जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई के रूप में, उसके बाद में उनका डिवीजन होता है, लास्ट वो कहाँ पहुंचती है, स्मॉल डिवीजन जो होता है उनका ब्रोंक्यूल्स, एंड आफ्टर दैट वो किस में बन जाती है, क्या बनाती है वो, एल्वियोलस, या उनको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो जो एम्फाइसीमा है इसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंशन हो जाता है किसका, एल्वियोलर सैक्स का और दूसरा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एल्वियोलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है और अपनी इलास्टिसिटी जो है खो देती है। तो ये होती किसकी वजह से है, इनका जो मेन कारण होता है एम्फाइसीमा होने का वो स्मोकिंग होता है। दूसरा, इसके अंदर एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है एक प्रोटीन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो जाती है। ये लीवर से सिक्रीट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है कि जो एल्वियोलाई और जो ब्रोंक्यूल्स के पास जो इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करके रखना। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगी। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो शुरू होता है वो हमारे नोज से शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद में वो लेरिंग्स वेरिंग्स होते हुए ट्रैकिया में, एंड आफ्टर दैट वो प्राइमरी ब्रोंकाई बनती है और वो दोनों लंग्स के अंदर चली जाती है। उसके बाद में उनका फर्दर डिवीजन चलता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, टर्सरी ब्रोंकाई बनती है, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उसके बाद में जो है एल्वियोलाई या एल्वियोलस की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, एल्वियोलाई जो होती है वो बहुत सारे एल्वियोलस बन के बनाते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, मान लीजिए ये मैंने बनाए, ये मैं बना रही हूं, ये है ट्रैकिया और ये दोनों क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब देखिए जब इनका फर्दर डिवीजन होता है तो ऐसे सेकेंडरी बने, फिर उसके बाद में टर्सरी बनते हैं, एंड उसके बाद में लास्ट क्या बनती है, एल्वियोलस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हो गई जैसे एल्वियोलस, तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो एक नॉर्मल लंग होता है, एक हेल्दी इंसान का जो लंग होता है उसकी जो एल्वियोलाई और जो ब्रोंक्यूल होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो एक एम्फाइसीमा का जो लंग होता है उसकी जो ब्रोंकाई होती है और उसकी जो एल्वियोलाई होती है उनकी शेप ही चेंज हो जाती है। वो किसकी वजह से, उनके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, किसकी की, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो हार्मोन है उसकी। ठीक है, और इसकी वजह से जो है एल्वियोलाई और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी बनी रहती है। अभी इलास्टिसिटी क्या करती है, उनको अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए ये तो है एक नॉर्मल एल्वियोलाई और ये क्या है, एम्फाइसीमा की एल्वियोलाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम और समझाती हूँ। देखिए जो एल्वियोलाई होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे समथिंग लाइक ऐसे होता है,
ये क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं एयर बैग्स। ठीक है, अब ये क्या करती है, अपने अंदर एयर को फिल करके रखती हैं, अपने अंदर एयर को स्टोर करके रखती हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है किससे, कैपिलरी से, जहां से एक्सचेंज चलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। अब देखिए जो ये एलोलाई होती है नॉर्मल पोजिशन में तो ऐसे है, ठीक है, इनके अंदर मैंने आपको बताया क्या होती है, इलास्टिन प्रोटीन होता है जो इनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। अब जैसे हम इनहेल करते हैं, जब हमने ब्रीथ इन किया तो क्या होगा, ये जो एयर है वो हमारे लंग से होते हुए कहाँ जाएगी, एलोलाई के पास। ठीक है, अब एलोलाई की जो है सिंपल पोजीशन ये है, जब ये इनहेल करते हैं तो इनका साइज जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे। जैसे ये एलोलाई है, जब हमने ब्रीथ इन किया तो जो एलोलाई होती है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा बढ़ जाती है, किसकी वजह से, यहाँ पे इलास्टिन प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से। तो ये क्यों बढ़ाती है, अपना साइज क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जितना इनका साइज बढ़ता है, जितना इनके पास सरफेस एरिया होता है, उतनी ही ज्यादा एयर जो है अंदर आ पाती है, उतनी अमाउंट में एयर जो इनके पास स्टोर रहती है और उनका अच्छे से एक्सचेंज हो जाए एयर का, इसलिए जो एलोलाई होती है इनका साइज बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, जो एलोलाई होती है उनको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि यहीं पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज चलता है। अब देखिए इनका साइज जो इतना था वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, ये किसके दौरान हुआ है, ये हुआ है इंस्पिरेशन के दौरान, जब हमने ब्रीथ इन किया है, जब हमने इनटेक किया है ऑक्सीजन का, तो उस टाइम पे जो एलोलाई थी इसका एक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बढ़ गया, वो इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। जब हम एक्सहेल करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के टाइम पे क्या होता है, जो इलास्टिन प्रोटीन होते हैं, देखिए इलास्टिन का वर्ड आप लोग समझ रहे होंगे, आप रबर बैंड से ले लीजिए कि जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो अपनी नॉर्मल जगह पे चला जाता है जहां से हमने उसको खींचा है। तो उसी तरीके से जो एलोलाई होती है एक्सपिरेशन के दौरान पे वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। अब देखिए जैसे इनका ये बढ़ी हुई पोजीशन थी, ये यहाँ पे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई। ठीक है, इनकी ये आ गई नॉर्मल पोजीशन, और ये कौन सी है, एक्सपिरेशन के दौरान, जब हमने एयर को रिलीज आउट कर दिया। लेकिन एम्फाइसीमा के टाइम पे क्या होता है, जिस इंसान को एम्फाइसीमा हो जाती है उसमें क्या होता है, जो एलोलाई होती है उसकी इलास्टिन प्रोटीन जो है वो खत्म हो जाती है, मेन जो उनकी इलास्टिसिटी थी वो खो जाती है। उसकी वजह से जो एलोलाई होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाती, एक्सपिरेशन के दौरान पे वो बड़ी की बड़ी रह जाती है। जैसे कि अभी इंस्पिरेशन के दौरान आपको समझ में आया, ये इसलिए बढ़ती है ताकि ज्यादा इनटेक हो सके ऑक्सीजन का, उनको ज्यादा सरफेस मिल सके एक्सचेंज होने के लिए। ओके, जब एक्सपिरेशन होता है तो ये दोबारा से इलास्टिन प्रोटीन इनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। लेकिन एम्फाइसीमा के दौरान ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि इनका जो इलास्टिन प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। तो उसकी वजह से ये इनका जो साइज होता है, अब मैं एक डायग्राम और बना के दिखाती हूँ आपको, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब अगर एम्फाइसीमा का ले हम, तो जैसे ये हो गई एलोलाई, ठीक है, ये इंस्पिरेशन के दौरान पे इतनी बड़ी थी, ठीक है, अब इसको नॉर्मल पोजीशन में आना है, लेकिन इनके इलास्टिन प्रोटीन हो गया डिस्ट्रॉय, तो ये इतनी अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना आके थोड़ा सा ही इनका जो है इनका साइज आ पाता है नॉर्मल स्टेट में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आता। मतलब इसका साइज होना चाहिए था इतना, लेकिन नहीं हो पाया वो, किसकी वजह से, इनका जो इलास्टिन प्रोटीन होता है यहाँ पे इनकी वॉल्स के पास वो नहीं है, तो वो इलास्टिन प्रोटीन इनका एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वजह से इनका साइज जो है बढ़ गया। अब देखिए जो नॉर्मल स्टेट होती है उसमें जो एलुलस होते हैं उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जब एम्फाइसीमा होता है तो जो एलोलाई होती है वो क्या होती है, एकदम राउंड शेप ले लेती है, ठीक है। अब जितने ज्यादा कर्व्स बनते हैं उतना ही ज्यादा उनके पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से उनकी एक्सचेंज जो गैसेस की वो ज्यादा होती है। लेकिन एम्फाइसीमा के दौरान जो ये एलोलाई थी इसकी नॉर्मल स्टेट नहीं आ पाती, वो ज्यादा बढ़ जाती है अपने नॉर्मल स्टेट से, तो जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाती है। और दूसरा मैंने बताया था आपको ब्रोंक्यूल्स का, ब्रोंक्यूल्स के केस में भी ऐसा ही होता है, जो इलास्टिन प्रोटीन होता है वहां का भी वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये इंस्पिरेशन तो इजीली हो जाता है, लेकिन एक्सपिरेशन होने के टाइम पे ये जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाती है, उसकी वजह से ब्रीदिंग में जो है दिक्कत आती है।
तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है एम्फाइजीमा की, जिसके अंदर नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है एलुलाई का वो चेंज हो जाता है, वो राउंड शेप ले लेता है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जो एम्फाइजीमा होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एयर सैक्स जो होते हैं, जो एलुलाई एलुलस जिनको हम बोलते हैं, और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनका इलास्टिन प्रोटीन जो है वाल्स का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाते, और एलुलाई का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। वो कर्व शेप जो बनाते हैं, जो बनता है इनका बहुत सारे एलुलस का, वो ऐसा ना हो कि वो ग्राउंड शेप ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने नॉर्मल स्टेट से बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते क्या है, इन्फ्लेशन बोलते हैं, और एयर उसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। इंस्पिरेशन तो इजीली हो जाता है, लेकिन जब उनका एक्सप्रेशन होना होता है, जब एक्सहेल होना होता है, वो नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इलास्टिसिटी जो है वो खराब हो चुकी है। अब देखिए इसका होने का कारण क्या है, ये किस वजह से होती है, जो ये एम्फाइजीमा की जो डिजीज है ये किस वजह से होती है। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है, स्मोकिंग। किसी भी टाइप की स्मोकिंग हो, चाहे वो सिगार हो गया, जैसे कि पाइप सिगार जो होते हैं, कोई और भी जो टोबैको स्मोकिंग, जितनी भी प्रकार की स्मोकिंग अगर आप लोग मैं बोल सकती हूँ, जितनी भी टाइप की स्मोकिंग होती है वो सारी स्मोकिंग क्या कोज करती है, एम्फाइजीमा कोज करती है। दूसरा, कोई इंसान खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन वो किसी स्मोकर के पास बैठता है, तो जो उसका धुआं होता है वो अगर वो इनहेल कर रहा है तो उसकी वजह से भी एम्फाइजीमा होने के चांस होते हैं। और क्या होता है, मैंने आपको बताया जो एम्फाइजीमा होती है उसका अंदर क्या हो जाता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ जाती है, जो होती है टाइप का प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन हम इसको बोलते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, ये कौन सीक्रेट करता है, इसको लीवर सीक्रेट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसकी वजह से इलास्टिसिटी जो है खराब हो जाती है, किनकी, एल्वियोलस की और ब्रोंक्यूल्स की, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ना होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है, वो जो उनकी वाल्स होती हैं उनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसका जो मेन काज मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है, स्मोकिंग। दूसरा क्या है, एम्फाइजीमा इज यूजुअली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है इरिटेंट्स का, इरिटेंट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, फ्यूम्स हो गई, फ्रेग्रेंसेस हो गए, ये सब क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इरिटेंट। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान किसी पेंट बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, उसके जो फ्यूम होते हैं, उसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं, अगर उसका लगातार लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर चलता रहेगा तो उसको एम्फाइजीमा होने के चांसेस होंगे। तो एम्फाइजीमा जो होती है एक तो स्मोकिंग से, दूसरा इरिटेंट्स से, जो मतलब किसी इंसान का लॉन्ग टर्म इरिटेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है। इरिटेंट्स में एयर पोल्यूटेंट्स भी आ गए, फ्रेग्रेंसेस भी आ गई, ठीक है। दूसरा किसी पैट का डंडर वगैरह हो गया, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं जो एम्फाइजीमा कॉज करते हैं। एक और इसका जो मेन कारण है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग और पाइप सिगार वगैरह जो यूज करते हैं उनकी वजह से एम्फाइजीमा होती है। तो ये इसके होने के कारण थे। अब देखिए सिम्टम्स, कि जब किसी को एम्फाइजीमा होती है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो सिम्टम्स, जो नॉर्मल जो सिम्टम्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर ये जो डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो सबके अंदर एक दो तीन कॉमन सिम्टम तो आएंगे ही, जैसे कि कफ, बहुत ज्यादा उनको खांसी आती है। विजिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जब इनहेल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उनके जब एक्सहेल होता है, जब किसी जो पेशेंट होता है उसका जब वो ब्रीथ आउट करता है तो जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है, अच्छे से वो जो है बाहर नहीं निकल पाती, तो उसकी वजह से आवाज आती है सांस लेने में, उसको बोलते हैं विजिंग। तीसरा, चेस्ट जो होती है वो टाइट हो जाती है। ओके, तो ये सारे जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं। उनके अलावा जो एलुलर सेप्टा होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले, ये कोलैप्स हो जाते हैं, इनका जो कर्व जो नेचर है ये कोलैप्स हो जाते हैं, और इनका सरफेस एरिया जो होता है गैस एक्सचेंज के लिए वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, जितने सारे कर्व्स होंगे ऐसे, इनको बोलते हैं सेप्टा, जितने सारे कर्व्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, उनके पास सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट में अच्छे तरीके से एक्सचेंज जो है गैसेस का हो पाएगा। लेकिन एम्फाइसीमा के दौरान क्या होता है कि जो ये सेप्टा होते हैं ये कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो इलास्टिन प्रोटीन होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो जब ये कोलैप्स होते हैं तो इनका सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्रीदिंग में जो है दिक्कत आती है। दूसरा, इनका सिम्टम क्या है, देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जैसे कि मैंने आप पहले बता दिया कि इनकी जो वॉल्स होती है ब्रोंक्यूल्स की और एल्वियोलाई की, वो क्या हो जाती है,
उनकी जो वाल्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो एलुलर सैक होते हैं रिमेन फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सपिरेशन होता है उस टाइम पे जो एयर है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाती, वो उसी के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, दोबारा जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें दिक्कत आती है। इसका एक और जो सिम्टम है वो क्या है, द एक्सहेलेशन बिकम मोर डिफिकल्ट। देखिए ऑलरेडी जो एलुलस है उसके अंदर एयर फिल है, ठीक है, अब उसको दोबारा ब्रीथ इन करने में क्या होती है, दिक्कत आती है। द लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड, जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स एम्फाइजीमा की डेफिनेशन, इसके होने के कारण और इसके सिम्टम बताते हैं। उसके प्रिवेंशन कौन कौन से, इसका क्योर कैसे कर सकते हैं, और इसके कुछ टिप्स हैं जो एम्फाइजीमा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, ये जो एम्फाइजीमा जो डिजीज है एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, अचानक से नहीं होती है, और ये इरिवर्सिबल डिजीज है। मीन्स ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में इसके सिम्टम्स का पता लग जाता है तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकते। जो मैंने इसका कारण बताया तो होने का, उसका मेन कारण क्या है, स्मोकिंग, और दूसरा इरिटेंट्स। मीन्स इरिटेंट्स में कुछ भी हो सकता है, एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, फ्यूम्स हो सकती है, एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो हो सकती हैं, और पैट डेंडर हो सकता है। और जो इंसान बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, बहुत जो मतलब ज्यादा केमिकल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके फ्यूम्स उनके नोज के थ्रू उनके लंग्स तक जाते हैं, और वो वहां पे मास्क वेयर नहीं करते, तो उनमें भी ये जो एम्फाइसीमा होते हैं उनके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, जो एम्फाइसीमा है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो मेन काम है, जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड करना है। जहाँ पे जिन इंसान को लगता है कि मुझे एम्फाइसीमा है फिर भी वो लगातार केमिकल्स की फैक्ट्री में मास्क वियर नहीं कर रहे, ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रह जा रहे हैं, प्रिकॉशंस यूज नहीं कर रहे, तो उनको सारे प्रिकॉशंस यूज करने हैं, ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है। ओके, अब इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, क्योर करना वही मेन है, जैसे स्मोकिंग को छोड़ना है, पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहना है, दूसरा ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो ब्रोंक्यूल जो होते हैं उनको डायलेट कर देती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्फाइजीमा में क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्स का जो इलास्टिन प्रोटीन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, ज्यादा एक्सेस अमाउंट में म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो जो उनका एक जो डायमीटर होता है वो सेम ना रह के वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाती। ओके, तो क्या यूज करना है, ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिकेशंस। और क्या क्योर कर सकते हैं, कैसे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी आती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको यूज करके भी एम्फाइसीमा से बचा जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी होती है, कुछ टिप्स है, वो टिप्स क्या है, अच्छे से हैंड क्लीन करके रखने हैं, जो भी ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो पेशेंट के उनको वो क्लीन करके रखने चाहिए। दूसरा, अपना जो नोज होता है उसको क्लीन करके रखना चाहिए। और क्या है, फॉलोइंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, जो भी उनको एक्सरसाइज करने को बताई है वो सब करनी चाहिए। और अवॉइडिंग इरिटेंट्स, जैसे कि इरिटेंट्स में स्मोकिंग अवॉइड करनी है, ज्यादा फ्यूम्स वाली जगह पे नहीं जाना है, ज्यादा जिन लोगों को पता है कि उनको हो चुकी है एम्फाइसीमा, उनको ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो है केमिकल्स की फैक्ट्री में परफ्यूम जहाँ पे बनते हैं, फ्रेग्रेंसेस जहाँ पे ज्यादा आती है वहां पे काम नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का यूज कम करना चाहिए। पेंट हो गया, डस्ट हो गया, पोलन हो गए, पोल्यूशन हो गए, और पैट डेंडर, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एम्फाइसीमा के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।